ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास यहां पर एक सिलिंड्रिकल रीजन पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 माइनस 0.1 टी इंटू टेस्ला। ठीक है, 0.1 इंटू टी टेस्ला, टी इज इन सेकेंड। ये हमारे पास एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप है, साइड लेंथ है 20 सेंटीमीटर और जो पूरा रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू 2 ओम। ठीक है, अच्छा बी जो है वो हमारा सेंटर ऑफ दिस है, ये वाला सिलेंडर का, और एसी जो है वो डेफिनेटली एक डायमीटर के अलोंग है। बी डी एफ एच जो है वो हमारा इनका मिड पॉइंट्स है। ठीक है, इनका हमारा मिड पॉइंट्स है। तो अब हमें निकालना है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द साइड्स AC, CE, EG एंड GA and also the current induced in the loop and the potential difference VAC, VCE, VEG and VAG। सबसे पहले एक बार के लिए रेजिस्टेंस को भूल जाता हूं। अंदर का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा कम हो रहा है, तो उसको वो बढ़ाना चाहेगा। तो ट्राई टू रियलाइज हमारे पास जो करंट फ्लो करेगा इसके अंदर, वो आई हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा। तो मैं ये वाला लूप को थोड़ा बाहर निकाल लेता हूं, थोड़ा अच्छे से एनालाइज करने के लिए। ट्राई टू रियलाइज जिस तरीके से हमारा बैटरीज इंड्यूस होगा, वो बैटरी इंड्यूस कुछ इस तरीके से होने वाला है। इस तरीके से हमारा बैटरीज इंड्यूस होने वाला है, जो कि वो करंट को फ्लो करवा सके। वी हैव टू रियलाइज दैट थिंग। ठीक है, सो अच्छा एक बात को हम लोग पहले रियलाइज कर ले, जो यहां पर हमारे पास जो AC है वो हमारा परपेंडिकुलर, क्योंकि हर करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होने वाला है। So, EMF induced, EMF that is induced in AC, that is going to be equals to 0। ये तो हमारा डेफिनेटली 0 होने वाला है ही है। अच्छा, टोटल ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? अगर हम ध्यान दें, इसका साइड लेंथ को अगर मैं ए बोलता हूं, फ्लक्स जो होगा दैट विल बी बी इंटू ए स्क्वायर। तो जो नेट ईएमएफ लूप पे इंड्यूस होगा दैट विल बी मॉड ऑफ डिफाई बाई डी टी। आई एम नॉट डायरेक्शन तो मैं पहले ही देख चुका हूं कॉमन सेंस से। ठीक है, सो ये यहां पे हो जाएगा मेरे पास मॉड डीबी बाई डी टी। सो दैट विल बी 0.1 और ए का वैल्यू जो है दैट विल बी 0.2 का होल स्क्वायर। सो दैट विल बी 4 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट। सो दैट ईएमएफ विल बी इन द लूप विल बी इक्वल्स टू 4 मिलीवोल्ट। ठीक है, अच्छा अब जो है बाकी इन सब में जो हमारा बैटरीज होगा वो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस करेगा। एंड देन वी रियलाइज वन थिंग, जो ये वाला वायर अलग सा है, ये वाला वायर और ये वाला वायर जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक है। सो तो ये वाला केस को तो हम लोगों ने डायरेक्टली इतने टाइम से डील करते हुए आ ही रहे हैं। इसके अंदर जो हमारे पास ईएमएफ होगा, अगर मैं ध्यान दूं तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी ई एंड दिस विल बी जी। तो कितना आ जाएगा ईएमएफ इंड्यूस? याद करो जो उसके अंदर हमारा होता है, तो हमने पहले एक चीज देख चुके थे, वो केवल और केवल जो इसके सेंटर से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये वाले लेंथ पर डिपेंड करता है। सो व्हाट इट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू हाफ इनटू ये वाला डिस्टेंस 0.2
ये वाला डिस्टेंस, ये वाला लेंथ दैट इज 0.2 into the rate of change of it that is 0.1, तो ये वाला तो हो जाएगा 2 मिलीवोल्ट। बाकी ये दोनों जो है वो हमारा सिमेट्रिक है, तो इंडिविजुअली अगर हम ध्यान दें, एप्सिलॉन EC विल बी सिंपली इक्वल्स टू एंड 1 मिलीवोल्ट, क्योंकि इन दोनों पे तो सिमेट्रिक है, हम साफ साफ देख सकते हैं। और एप्सिलॉन AG जो हमारे पास आएगा वो भी हमारे पास 1 मिलीवोल्ट होगा, यानी इस पर कुछ नहीं होगा, इस वाले पे 1 मिलीवोल्ट होगा, इस वाले पे 2 मिलीवोल्ट होगा, और इस वाले पे हमारा 1 मिलीवोल्ट होगा। दैट इज द सिनेरियो। अच्छा, टोटल लूप पे हमारा 4 मिलीवोल्ट है, तो यहां पर अगर मैं करंट लेता हूं I, तो जो हमारे पास करंट इंड्यूस होगा दैट विल बी 4 मिलीवोल्ट डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस दैट इज 2 ओम। सो जो टोटल करंट हमारा इंड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 मिली एम्पियर। ओके, सो नाउ लेट्स ड्रॉ द सर्किट विथ प्रॉपर रेजिस्टेंस एंड एवरीथिंग। So this has a resistance like this. Resistance सब में जो होगा that will be 0.5 ohm. Try to realize it will be 0.5 ohm. यहां पर जो होगा, we have a battery like this and also a resistance. This is of 1 millivolt. This is of 0.5 ohm. यहां पर जो है, we have a battery of 2 millivolt and we also have 0.5 ohm, and here we have a battery like this and of 1 millivolt, and this will be 0.5 ohm. That is how it is broken. और ये वाले सर्किट के थ्रू जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है, ये I है, वो हमारा है 2 मिली एम्पियर। पॉइंट्स एक बार वापस लिख दूं, A C E G। तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं A हमारा हायर पोटेंशियल पे होगा। लल्ला, ये वाले साइड पर EMF इंड्यूस नहीं है, लेकिन ड्यू टू दिस करंट देयर विल बी अ पोटेंशियल ड्रॉप फॉर श्योर। So obviously A will be at higher potential and C will be at a lower potential. So VAC will be equals to I into 0.5 ohm. तो मेरे पास यहां पर जो आ जाएगा that will be simply 1 millivolt. इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा that will be 1 millivolt. Now similarly over this अगर मैं ध्यान दूं, तो यहां पर वो गेन करवाना चाहता है, ये बट यहां से यहां वो ड्रॉप करवाना चाहता है, तो एक बार मैं E को हायर मान लेता हूं, तो V EC, ठीक है, E को मैं हायर मान लेता हूं, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 0.5 into I, ठीक है, इतना आ जाएगा मेरे पास। तो I जो है वो हमारे पास है 2 मिलीवोल्ट, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 0 मिलीवोल्ट। तो यहां पर जो है हमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहां पर देखूं, तो ये हमारा इंक्रीज करवाना चाहता है, ये हमारा डिक्रीज करवाना चाहता है, तो V GE will be equals to 2 minus 0.5 into 2, so that will be 1 millivolt. ये हमारे पास आ जाएगा 1 मिलीवोल्ट। एंड यहां पर जो है, यहां से यहां आने पर ट्राई टू रियलाइज, ये हमारा ड्रॉप करवाना चाहता है और ये हमारा गेन करवाना चाहता है,
तो V AG will be equals to 1 minus 0.5 into 2. So that will be equals to 0 millivolt. So यहां से यहां जाने पर गेन ड्रॉप, यहां से कुछ नहीं हुआ, यहां से यहां गेन, यहां से यहां ड्रॉप, यहां से यहां कुछ नहीं, तो एक का गेन एक का ड्रॉप। ट्राई टू रियलाइज इस पूरे लूप के अंदर केवीएल जो है वो हमारा अभी भी एप्लीकेबल है फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस, बट द ईएमएफ इंड्यूस जो है वहां पर हम डायरेक्टली केवीएल का कोई भी एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस और इस पे जो डिफरेंस है, इन दोनों बात को हम लोग यहां पर समझ लें। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक हाइट वाला रिंग है, ये अंदर वाला पार्ट हॉलो है जिसका रेडियस है a और ये वाला रेडियस है हमारा b। द रिंग हैज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, दिस हाइट इज इक्वल्स टू h। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है दैट इज b, दैट इज इक्वल्स टू kt। k इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट। नाउ वी हैव टू फाइंड द इंड्यूस्ड करंट विद इन द रिंग। फॉर दैट मैं इसका टॉप व्यू जो है वो टॉप व्यू यहां पर सबसे पहले ले लेता हूं। ठीक है, तो ये हमारा इनर रिंग है और ये मेरा आउटर है, ये A है और ये B है। टू सी अबाउट द फ्लक्स, मैंने यहां पर एक का x दूरी पे देख लेता हूं और इसके पूरे रीजन के अंदर ध्यान दो, हमारे पास इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा रहने वाला है, इस पूरे रीजन पर रहेगा। तो ये वाले रीजन के करस्पॉन्डिंग जो हमारा फ्लक्स होगा, हाइट हैज नथिंग टू डू विथ इट, सो दैट फ्लक्स विल बी सिंपली इक्वल्स टू b into pi x square, that will be b into pi x square। तो इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ट्राई टू रियलाइज दैट विल बी pi x square into dB by dt, that will be pi k x square, that will be the total amount of EMF that is going to get induced। तो ये हमारे पास EMF आ गया है और इसके करस्पॉन्डिंग करंट जो है वो हमारा फ्लो करेगा, बट करंट के लिए अब हमें एक का बहुत छोटा सा स्ट्रिप जो है वो यहां पर थिकनेस dx में काट लेता हूं। इसके लिए मैं प्रैक्टिकली जो हमारा EMF है उसको यही मान सकता हूं, और ये वाले पार्ट के लिए इफ वी रियलाइज जो हमारा लेंथ है दैट लेंथ इज टू पाई एक्स। ये जो हमारा लेंथ होगा इसको खींच के, इसको काट के बाहर लेकर आओ, जो हमारा लेंथ होगा वो तो सर्कुलर करंट हमारा फ्लो कर रहा है, तो लेंथ जो होगा वो बेसिकली इसका हमारा पेरीमीटर होगा, और जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा वी हैव टू रियलाइज दैट विल बी नथिंग बट h dx। ठीक है, सो इसका जो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी 2 pi rho x divided by h dx, that is going to be the resistance। That resistance is practically infinite, तो जो हमारे पास di आएगा that will be pi x square divided by 2 pi rho x into h dx। So now pi is gone, एक x जो है वो भी हमारा कटेगा, तो di जो हमारे पास होने वाला है that will be kh by 2 rho into x dx।
So that would be the induced current in this. So the total circular current that is flowing through it, I, will be equals to kh by 2 rho integral x dx. It varies from a to b. ये हमारे पास आ जाएगा. So total current I that is induced is kh by 4 rho b square minus a square. So that is going to be the total current that is flowing through this ring. Okay? Okay दोस्तों, हमारे पास एक रिंग है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, उसका मास जो है दैट इज इक्वल्स टू m, और यहां पर अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है b नॉट. ठीक है, b नॉट को मैंने सडनली खत्म कर दिया, यानी जीरो कर दिया. तो जैसे ही मैं खत्म करूंगा तो इस रिंग का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो हमें यहां पर निकालनी है. अच्छा ध्यान दो, हमारे पास जो इनिशियल फ्लक्स है, दैट इनिशियल फ्लक्स इज नथिंग बट बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, और जो हमारे पास फाइनल फ्लक्स होगा दैट विल बी जीरो, एंड दैट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन. ठीक है, दैट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन. तो मान लो एक बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल डेल्टा टी, कुछ तो डेल्टा टाइम इंटरवल होगा डेल्टा टी. सो ट्राई टू रियलाइज जो हमारे पास डेल्टा फाई हुआ है दैट विल बी पाई बी नॉट आर स्क्वायर. तो हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, दैट विल बी पाई बी नॉट आर स्क्वायर by delta t. Try to realize is this EMF is going to be very, 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 very high. ठीक है, and ये वाला EMF के कारण what will happen? ठीक है, अगर ये EMF किस तरीके से इंड्यूस होगा, अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया तो इसको बढ़ाने का कोशिश करेगा, तो EMF जो इंड्यूस होगा we have to realize उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर हमारा इस तरीके से आने वाला है. सो व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E? दैट विल बी नथिंग बट EMF बाय 2 पाई r. सो दैट विल बी B नॉट r बाय 2 डेल्टा t. तो यहां पर मैं अगर कोई भी एक छोटा सा लेंथ काट लेता हूं dl, तो इसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा df, ट्राई टू रियलाइज दैट विल बी लैम्डा dl इंटू E. ये हमारा जो छोटा सा फोर्स लगाएगा वो होगा हमारा लैम्डा dl इंटू E. ये फोर्स तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो टॉर्क लगाएगा वो तो हमारा सारे के सारे सेम डायरेक्शन पर होने वाला है. तो जो हमारे पास टॉर्क होगा वो टॉर्क हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी सिंपली इंटीग्रल लैम्डा dl इंटू E इंटू R. सो लैम्डा E R dl that is nothing but 2 pi r. So 2 pi lambda E r square. That will be the total torque. So try to realize जो हमारे पास टॉर्क आ जाएगा that will be 2 pi lambda r square into B naught r by 2 delta. तो tau into delta t will be simply, ये 2 तो काट दो, that will come out to be equals to pi lambda B naught r to the power of 4. So that will be the tau into delta t.
नाउ ट्राई टू रियलाइज जो हमारा टाउ इंटू डेल्टा टी है दैट इज नथिंग बट द एंगुलर इंपल्स एंड देन वी रियलाइज जो हमारे पास एंगुलर इंपल्स जे होता है दैट इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू द चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो हमारा 0 है, तो जो हमारे पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आएगा दैट विल बी जे बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट विल बी नथिंग बट mr स्क्वायर। एंड जे का वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो पाई लैम्डा बी नॉट r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय mr स्क्वायर, तो हमारे पास जो फाइनल ओमेगा आएगा दैट विल बी सिंपली पाई लैम्डा बी नॉट बाय m इंटू r स्क्वायर। सो दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल ओमेगा दैट हैज बीन, मतलब जैसे ही बंद करूंगा तुरंत ये ओमेगा आएगा। अच्छा, साफ साफ हम देख सकते हैं जो यहां पर जो हमारा ओमेगा आया है उसके करस्पॉन्डिंग एक काइनेटिक एनर्जी भी डेवलप हुआ है। तो सवाल ये उठ सकता है जो ये काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड किसने किया? तो जो एक्सटर्नल एजेंट ने बी को खत्म किया है वो बी को खत्म करने में जो वर्क करेगा वही वर्क यहां पर इसके एनर्जी के फॉर्म पे आने वाला है। इस बात को हम सबसे पहले रियलाइज कर ले। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। A wire of uniform cross section is drawn from a piece of mass m of a metal of density d and the resistivity rho. The ends of wire are joined to make a closed loop. Loop is kept in a perpendicular magnetic field. उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा वेरी करता है। B is equals to beta t. Find the maximum possible induced current by properly selecting the shape and the dimension of the loop. Let's see. लूप का शेप क्या है? I really don't know. तो जो मैंने लूप बनाया हूं, सपोज करो उसका एरिया जो है वो हमारा है A, और जो इसका पेरीमीटर है that a perimeter is equals to L. अच्छा, ऑब्वियस सी बात है इस पेरीमीटर के करस्पॉन्डिंग एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा that cross sectional area will be equals to small a. And first of all we realize one thing, that the total volume of this will be L into A. That will be nothing but the total mass m and the density t. ठीक है, and the density divided by density t. So we can write the area as a m by dl. ठीक है, तो ये वाले का जो रेजिस्टेंस होगा R, वो रेजिस्टेंस R हमारे पास होगा रो L by A, so that I can simply write as रो dl square divided by m. ये हमारे पास रेजिस्टेंस होने वाला है। ठीक है, अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शनल इसका जो टोटल एरिया अंदर हुआ है वो हमारा A है। मैग्नेटिक फील्ड B तो हमारे पास इस तरीके से होने वाला है। ठीक है, सो फ्लक्स जो हमारे पास आएगा फाई, दैट विल बी B इंटू A। तो जो हमारा EMF इंड्यूस होगा दैट विल बी एरिया A इंटू, अगर हम ध्यान दें, दैट विल बी dB by dt, दैट विल बी बीटा। तो जो हमारे पास करंट इंड्यूस होगा I, दैट विल बी बीटा A डिवाइडेड बाई रो D by M इंटू L स्क्वायर,
that will be m beta by rho d a by L square. Now we realize over here, जो हमारे पास है, this is to maximize. Now we realize one thing, ये चीज हम जानते हैं अपना प्लेन ज्योमेट्री से, for a given perimeter, the figure having maximum area is a circle. For a given perimeter, the figure having maximum area is always a circle. तो अगर हमारा L को मैं फिक्स करता हूं एक बार के लिए, तो जो हमारा एरिया है वो मैक्सिमाइज तभी होगा जब हम सर्कल बनाएंगे। तो हमें जो लूप लेना पड़ेगा, लूप मस्ट बी a circle of radius, मान लेता हूं कुछ वो है मेरा R। ठीक है, तो यहां से मैंने ये साबित किया जो हमें लूप लेना पड़ेगा वो हमें सर्कुलर लूप ही लेना पड़ेगा टू मैक्सिमाइज द इंड्यूस्ड करंट। जब अब हमारे पास एरिया A जो आएगा दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, और लेंथ L जो होगा दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। सो A बाई एल स्क्वायर का वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग जो आएगा आर स्क्वायर इज गॉन, दैट विल बी 1/4 पाई। सो हमारे पास जो इंड्यूस्ड करंट का मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी सिंपली m बीटा बाई 4 पाई रो डी। दैट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट that will be induced in the loop. Okay? Okay दोस्तों, ये एक theoretically अच्छा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। हमारे पास एक सिलिंड्रिकल रीजन है जिसके पूरे के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमारा एग्जिस्ट करता है, और जो हमारा B है मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। B is equals to KT, K is greater than 0. Now I have a conducting wire having some thickness very small of a radius A. It has two semicircular parts, ABC and ADC. The resistance in the right hand side is R1 and that of ADC, the left hand side, is R2. Then find the ratio of electric fields inside the conductors ABC and ADC. And the question is why they are different. First of all, we have to realize one thing. जो हमारे पास यहां पर करंट फ्लो करेगा वो हमारा I जो होगा, I will be same for both the parts. करंट I जो होगा वो हमारा दोनों पार्ट के लिए डेफिनेटली सेम तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, इस बात को हम सबसे पहले समझ लें। अच्छा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ABC, that is E1, ADC, that is equals to E2। ये एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो अगर करंट I हमारा सेम है तो ऑब्वियस सी बात है J ऑल्सो सेम। जो हमारा करंट डेंसिटी होगा वो J भी हमारा डेफिनेटली सेम होने वाला है। ठीक है, नाउ रियलाइज वन थिंग, जो हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए मैं लिखूं J will be equals to sigma 1 E1
और जो हमारा जे दूसरा वाला होगा दैट विल बी सिग्मा टू E2। अगर मैं ओम्स लॉ के बारे में ध्यान दूं तो ये इनसाइड मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉट द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म होने वाला है ही है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो हमारा हर हाल पे यूनिफॉर्म होने वाला ही है। तो व्हाट आई कैन राइट इज अ सिग्मा 1 E1 दैट विल बी सिग्मा 2 E2। ठीक है। अगर बाय द वे आर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई सिग्मा इंटू L बाई A, यानी रेजिस्टेंस R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। ठीक है। सो ट्राई टू रियलाइज, यहां पर से रिलेशन से मैं लिख सकता हूं जो E1 बाई R1 विल बी इक्वल्स टू E2 बाई R2। So E1 by E2 will be equals to R1 by R2. अब अगला पार्ट बोला है जो ये इंड्यूस्ड वाला जो है ये हमारा डिफरेंट जो है वो हमारा क्यों है। तो डिफरेंट बात को रियलाइज करने के लिए ट्राई टू रियलाइज E induced will be यूनिफॉर्म, और इसका जो वैल्यू आएगा ट्राई टू रियलाइज दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू KA/2। यहां पर तो कोई डिफरेंस हमारा आने वाला ही नहीं है। तो अगर मैं ये वाला वायर को बाहर लाके ड्रॉ करूं, ठीक है, और ये एक का कोई थिकनेस है, मान लो इसी को ड्रॉ करने में तो मेरी प्रॉब्लम होती है, तो यहां पर ये थिकनेस जो है वो मैंने ड्रॉ कर लिया। ट्राई टू रियलाइज वन थिंग, ट्राई टू रियलाइज वन थिंग, यहां पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हमारा पूरा का पूरा इस तरीके से E0 को इंड्यूस करना चाहेगा। इसको मैं E0 बोल देता हूं, ठीक है ना। ये इस तरीके से इंड्यूस करना चाहेगा। बट हम लोगों ने वहां पर देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड का सडन चेंज हो रहा है। मान लो E1 ग्रेटर देन E2 है, तो ऑब्वियसली यहां पर जो है, यहां पर E1 किस तरीके से होगा, जैसे भी होगा भाड़ में जाए। ट्राई टू रियलाइज, यहां पर जो जब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में डिसकंटिन्यूटी होगी तो देयर विल बी चार्ज accumulation in the junctions। हमारे दोनों जंक्शन में चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा। E1 E2 में कौन बड़ा है उसके अकॉर्डिंग साइन डिसाइड हो जाएगा, वो तुम कर लो। बट इस पे अगर प्लस हुआ, यहां पर हमारा माइनस होगा। ट्राई टू रियलाइज, वो ये वाले सेक्शन पे अंदर एक क्या एडिशनल फील्ड क्रिएट करेगा ऐसे, और ये वाले सेक्शन पर एक एडिशनल फील्ड क्रिएट करेगा समथिंग लाइक दिस। सो हियर इट इज सपोर्टिंग इट, यानी E0 प्लस E एक्स्ट्रा will be E2, whereas here it is opposing the induced electric field, that will be equals to E1। and इस कारण पे यहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि यहां के जंक्शंस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के एक्युमुलेशन हो रहा है, दैट इज हैपनिंग ड्यू टू द डिसकंटिन्यूटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर उल्टा भी बोल सकते हो, डजंट मैटर। और उस कारण पे एक जगह पर वो सपोर्ट कर रहा है इंड्यूस को, और दूसरी जगह पर जो है वो हमारा
अपोज कर रहा है। मेरे ख्याल से ये चीज जो है वो हमें समझ में आ चुकी है। ओके दोस्तों, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ यहां पे हम देखेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैक ईएमएफ। ध्यान दो, यहां पर क्या है, हमारे पास एक सोलिनॉइड है, जो सोलिनॉइड के तार है उस पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n है, जिस के ऊपर रखा हुआ है वो रेडियस स्मॉल r है। टोटल लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड इज l इज मच ग्रेटर देन r, यानी आइडियल सोलिनॉइड मान सकते हो। वाइंडिंग्स आर वेरी वेरी क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। Now I have a variable potential difference that is maintaining a current of I which is equals to Kt inside the solenoid. K is greater than 0. So सवाल ये है, जो हमें पोटेंशियल, जो बैटरी का वोल्टेज है V, that V as a function of time हमें निकालना है। Now try to realize one thing, जो हमारा अंदर का मैग्नेटिक फील्ड होगा that will be mu naught Ni, that will be mu naught capital Ni by L. So we have to realize that a flux in one turn जो होगा that will be mu naught N I by L into pi r square, ठीक है। एक टर्न में हमारे पास इतना फ्लक्स जो है वो हमारा आने वाला है, बट हमारे पास टोटल n टर्न्स है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे पास टोटल फ्लक्स होगा दैट टोटल फ्लक्स विल बी n into mu naught Ni by L into pi r square, that will be mu naught pi r square n square by L into I। ये हमारे पास टोटल फ्लक्स होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, बाकी सबको भूल जाते हैं। इसके कारण जो हमारा बैक ईएमएफ क्रिएट होगा, करंट का ग्रोथ हो रहा है, वो ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा जो कि इस वाले बैटरी को वो अपोज कर पाए। तो इस वाले बैटरी को वो अपोज करना चाहेगा, और जो बैक ईएमएफ होगा दैट विल बी डी फाई बाई डी टी। नाउ डी आई बाई डी टी सिंपली के, सो म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर के बाई एल। तो ये वाला जो है बेसिकली, अगर हम जो रेजिस्टेंस R है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, ये बैटरी का ईएमएफ जो V है उसको ये वाला हमें अपोज कर रहा है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड V माइनस एप्सिलॉन बैक इज नथिंग बट IR एंड दैट विल बी RKT। So what we have is V equals to mu naught pi r square n square k by L plus RK into T. So this is the voltage of the battery, external battery, that has to be added, जो कि ये वाला करंट सप्लाई को वो रोक पाए। देखो, ये बैक ईएमएफ को हमने अभी तक प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट किए थे, लेकिन डेफिनेटली वो अप्लाई तो होता ही है। मेरे ख्याल से ये चीज हमें पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है, और इसी के साथ हमारा टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। उम्मीद है इट इज परफेक्टली अंडरस्टूड, राइट?